ऑफिस से घर आने के बाद अमित फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर जब हॉल में आया तो रेखा ने चाय नाश्ता रख दिया है। चाय पीते पीते अमित पत्नी रेखा को निहार रहा था। तब तक बच्चे भी आ गए। सब खाते पीते बातें करने लगे। तभी रेखा फिर उठ गई और जूठे बर्तन समेटने लगी। उसने रेखा पर नज़र दौड़ाई। फैला शरीर, बढ़ा पेट, कमर में खोसा साड़ी का पल्ला, बेतरतीब बालों को ठूस कर बनाया जूड़ा, बेजान होता हुआ चेहरा। बच्चों के साथ बातें करते करते अमित का ठीक होता मूड फिर उखड़ गया। रेखा बर्तन उठाकर किचन में चली गई। उसके प्रेशर कुकर, कढ़ाई और बर्तनों की खनखन ने अपना बेसुरा संगीत शुरू कर दिया था। अमित ने झुंझुलाकर न्यूज़पेपर उठाया और बाहर बालकनी में चला गया। थोड़ी देर सुबह के पढ़े बासी अखबार को दोबारा पढ़ता चला गया। फिर शाम को धुंधल का छाने लगा तो दिखाई देना कम हो गया। उसने लाइट नहीं जलाई। अंदर जाने का मन नहीं किया। कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर यादों में खो गया। इसी रेखा को कभी अमित ने लड़कियों की भीड़ में पसंद किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनाया था। उसके जहन में वह दुबली पतली, बड़ी बड़ी आंखों वाली सलोनी सी रेखा तैर गई। चाचा की बेटी की शादी में गया अमित। जब लौटा तो अकेला नहीं आया। रेखा का वजूद भी उसके जहन से लिपटा साथ आ गया। बारातियों से हंसी ठिठौली करती दुल्हन की सहेलियों के बीच जब उसकी नज़र गोरी लंबी छरहरी रेखा पर अटक गई। रेखा की लंबी बेड़ी दिल से लिपट गई। रेखा के गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखों की झील सी गहराई, चेहरे की चमक भुलाई नहीं भूली। जब भी आंखें बंद करता हंसती मुस्कुराती रेखा उसकी आंखों में उतर जाती। अमित इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी में था। उसके पिता रिटायर्ड ऑफिसर थे। बहुत अच्छे अच्छे घरों से शादी के प्रस्ताव उसके पिता के पास उसके लिए आए हुए थे। उन सब पर घर में सलाह मशवरा चल रहा था। वह खुद भी बहुत खूबसूरत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, पर वह किसी की गिरफ्त में नहीं आया। नेहा से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह उसे केवल दोस्त मानता था। नेहा ने उसे कई तरह से जताया कि वह उससे शादी करना चाहती है, पर साधारण शकल सूरत की नेहा उसे शादी के लिए पसंद नहीं आई। मगर रेखा अपना जादू चला चुकी थी। घर में आए सारे विवाह प्रस्ताव को नकार कर जब उसने माँ के सामने अपनी बात रखी तो माँ ने चाचा को फ़ोन करके सारी बात बताई। फिर उन्होंने रेखा के बारे में सब कुछ पता लगाया। रेखा बीए पास एक सामान्य घर की लड़की थी, दूसरी जाति की भी थी। माता पिता ने अमित को बहुत समझाया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। लड़की किसी भी तरह से उसके योग्य नहीं है। आजकल के हिसाब से उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कहा जा सकता। बीए पास तो है, तो कौन सा मुझे उससे नौकरी करवानी है? अमित बोला। बात नौकरी की नहीं है बेटा, घर का रहन सहन, स्टैंडर्ड, ये सब भी माने रखते हैं। इन सब बातों का असर इंसान के विचारों पर पड़ता है। आज समय बहुत बदल गया है। कुछ समय बाद तुझे खुद यह बात महसूस होने लगेगी। बीए तो हमारी काम वाली की बेटी भी कर रही है, तो क्या तू उससे शादी कर सकता है? पिता का ऐसा कहना अमित को खल गया। काम करने वाली की बेटी की तुलना रेखा से करने से उसका दिल टूट गया। फिर चिढ़कर बोला, बाकी बातें तो सीखने की हैं, सिखाई जा सकती हैं, पर जो चीज़ कुदरत देती है वह पैदा नहीं की जा सकती। मेरे साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अपनी दलीलों से अमित ने माता पिता को चुप करा दिया था। आखिर माता पिता मान गए। रेखा उसके जीवन में क्या आई? वह उसके रूप, सौंदर्य व भोली भाली बातों में पूरी तरह डूब गया। रेखा जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सास ससुर ने उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। वे उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो अमित भी उसे दीवानों की तरह करता था। ऑफिस से छूटते ही सीधे घर की दौड़ लगाता, लेकिन घर आकर देखता रेखा किचन में उलझी हुई, कभी ससुर जी के लिए सूप बना रही होती, तो कभी सास के लिए घुटनों का तेल गरम कर रही होती, कभी गर्म पानी की थैली भर रही होती, तो कभी सब्जी काट रही होती, तो कभी उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने में मसरूफ़ होती। छोड़ो ना रेखा ये सब,
मुझे ये सब नहीं चाहिए, कह अमित गैस बंद कर देता। माँ पापा का काम तुम पहले निपटा लिया करो, जब मैं आऊँ तो सिर्फ मेरे पास रहा करो। वह उसे अपनी बाहों में कसने की कोशिश करता। रेखा कसमसा जाती। क्या करते हो, माँ आ जाएंगी, कह वह जबरन खुद को छुड़ा लेती। तो फिर कमरे में चलो, अमित शरारत करते हुए कहता। अरे कैसे चल दूँ, खाना बनाने में देर हो जाएगी। वह उसे चाय का कप थमा देती। देखो मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वह कुड़ कर कहता। हमारी नई नई शादी हुई है रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो। रेखा परे छिटक जाती। अपने मचलते अरमानों को काबू कर अमित पैर पटकता किचन से बाहर निकल जाता। उसका बहुत मन करता कि रेखा सब कुछ उसके आने से पहले निपटा कर अच्छी तरह सज धज कर उसका इंतज़ार करे और उसके आने के बाद उसके पास बैठे, उसके साथ घूमने चले, फिल्म देखने चले, बाहर खाना खाने चले, आइसक्रीम खाने चले। मगर शायद रेखा की ज़िंदगी में इन सब बातों की प्राथमिकता नहीं थी। उसने अपनी माँ को भी ऐसे ही काम में उलझा देखा था और यही सोचती थी कि काम करने से ही सब खुश होते हैं। यहाँ तक कि पति भी। पति पत्नी के बीच इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं जो इससे भी ज़रूरी है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए यह वह नहीं समझती थी। यहाँ तक कि न्यूज़ पढ़ना, टीवी पर खबरें सुनना, इन सब बातों से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता था। उसके लिए घर और घर का काम, सास ससुर की सेवा, पति की देखभाल, बस यही सब कुछ था। अमित का मन करता उसकी नई नवेली बीवी उससे कभी रूठे और वह उसे मनाए या उसके नाराज़ होने पर वह उसे मनाए, मीठा छेड़छाड़ करे। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस माटी की खूबसूरत गुड़िया से ऐसी बातों की उम्मीद करना बेकार है। समय बीतता रहा, उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रेखा और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई। उसके पास पल भर की भी फुर्सत नहीं रहती। वह कई बार कहता, रेखा खाना बनाने के लिए कोई रख लो, तुम बस अपनी देख रेख में बनवा लिया करो, काम में इतनी उलझी रहती हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय ही नहीं रहता। कब समय नहीं रहता आपके लिए, रेखा हैरानी से कहती। कौन सा काम नहीं करती हूँ आपका। रेखा काम ही तो सब कुछ नहीं होता, तुम समझती क्यों नहीं। हमारी यह उम्र लौट कर नहीं आएगी। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं तन मन की, इन्हें तुम समझना नहीं चाहती। एक मशीन की तरह दिन भर सबकी ज़रूरत पूरी करके सो जाना तो सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। रेखा अमित की सारी ज़रूरतों को समझती पर उसके मन को न समझती। वह अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी भी थी, पर अच्छी साथी नहीं थी। और एक साथी की कमी अमित को हमेशा अकेलेपन, एक अजीब तरह की भटकन से भर देती। अमित का मन करता उसके दोस्तों की बीवियों की तरह रेखा भी तरह तरह की ड्रेस पहने जो शालीन पर फैशनेबल हो। कम से कम चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट, ये तो वह पहन सकती है। यही सोचकर वह एक दिन उसे किसी तरह पटाकर बाजार ले आया। लेकिन रेखा कोई भी ड्रेस, यहाँ तक कि सूट खरीदने को भी तैयार नहीं हुई। अरे ये सब माँ बाबा क्या कहेंगे, मैं नहीं पहन सकती ये सब। मेरे सभी दोस्तों की पत्नियाँ पहनती हैं रेखा, यह अनारकली सूट ले लो, तुम पर खूब हबेगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आजकल तो 60 साल की औरतें भी ये सब पहनती हैं। जो पहनती है उन्हें पहनने दो, मैं नहीं पहन सकती। उनके सास ससुर उनके साथ नहीं रहते होंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। रेखा मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा को, वे पुराने विचारों के नहीं हैं। मैंने हर तरह का माहौल देखा है। वे अफसर की पत्नी हैं, वे तुम्हें ये सब पहने देखकर खुशी होंगी। मगर रेखा ने अमित का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। जब रेखा अनारकली सूट जैसी शालीन ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हुई तो जीन्स टॉप क्या पहनेगी। पापा सही कहते थे, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा, इन सब का असर इंसान की पर्सनैलिटी और विचारों पर पड़ता ही है। पत्नी को तरह तरह से सजाने संवारने का अमित का शौक धीरे धीरे दम तोड़ गया। अमित नौकरी में ऊंचे पदों पर पहुंचता गया, बच्चे बड़े होते गए, माता पिता वृद्ध होते गए। और फिर एक दिन
इस दुनिया से चले गए। रेखा की जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हुई, खुद से बेपरवाह उसका शरीर भी फैलना शुरू हो गया। चेहरे की रौनक जो उम्र की देन थी, बिना देखभाल के बेजान होने लगी। लंबे लहराते बाल उम्र के साथ पतली पूंछ जैसे रह गए। वह उन्हें लपेट कर कस कर जूड़ा बना लेती, जो उसके मोटे चेहरे को और भी अनाकर्षक बना देता। अमित कहता, रेखा, मैं तुम्हें लड़की नहीं ढूंढता, पर चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्र के अनुसार तो खुद को संवार कर रखो। 40 की उम्र ज़्यादा नहीं होती। मगर रेखा पर कोई असर ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे अमित ने बोलना ही छोड़ दिया। वह खुद 43 की उम्र में अभी भी 35 से अधिक नहीं लगता था। अपने मोटापे, पहनावे और रहन सहन की वजह से रेखा उम्र में उससे बड़ी लगने लगी थी। अब अमित का उसे साथ ले जाने का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होता था, पर तुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है। आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, लाइट भी नहीं जलाई? रेखा लाइट जलाते हुए बोली। चलो खाना खा लो। खाना खाकर अमित सो गया। आज पुरानी बातें याद करके उसके मन की खिन्नता और भी बढ़ गई। रेखा के प्रति जो अजीब सा नफरत का भाव उसके मन में भर गया था, वह और भी बढ़ गया। दूसरे दिन अमित ऑफिस पहुंचा। उसके एक कुलीग का तबादला हुआ था। उसकी जगह कोई महिला आज ज्वाइन करने वाली थी। अमित अपने कैबिन में पहुंचा तो चपरासी ने आकर उसे सलाम किया, फिर बोला, साहब, आपको बुला रहे हैं। अमित बॉस के कमरे की तरफ चल दिया। इजाज़त मांगकर अंदर गया तो उसके बॉस बोले, अमित, ये नेहा शर्मा हैं। राजेश की जगह इन्होंने ज्वाइन किया है। इन्हें इनका काम समझा दो। अमित ने पलट कर देखा तो खुशी से बोला, अरे नेहा, तुम? अमित, तुम यहाँ? नेहा सीट से उठ खड़ी हुई। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी, हम दोनों ने साथ ही इंजीनियरिंग की थी। फिर तो और भी अच्छा है। नेहा, अमित आपकी मदद कर देंगे। जी सर, कहकर दोनों बॉस के कमरे से बाहर आ गए। नेहा को उसका काम समझाकर लंच ब्रेक में मिलने की बात कहकर अमित अपने लैपटॉप में उलझ गया। लंच ब्रेक में नेहा उसके केबिन में आ गई। लंच ब्रेक हो गया, अभी भी लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए बैठे हो? ओ नेहा, वह गर्दन उठाकर बोला, फिर घड़ी देखी। पता ही नहीं चला। चलो कैंटीन चलते हैं। क्यों, तुम्हारी पत्नी ने जो लंच दिया है उसे नहीं खिलाओगे? वही खाना है तो उसे खा लो, कह अमित टिफ़िन खोलने लगा। खाने की खुशबू चारों तरफ बिखर गई। दोनों खाते खाते पुरानी बातों, पुरानी यादों में खो गए। अमित देख रहा था, नेहा में उम्र के साथ साथ और भी आत्मविश्वास आ गया था। साधारण सुंदर होते हुए भी उसने अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारा था कि अपनी उम्र से 10 साल कम की दिखाई दे रही थी। अमित छेड़ते हुए बोला, क्या बात है? तुम्हारे पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, उम्र को तालों में बंद कर रखा है। हाँ, वह हंसते हुए बोली, जब उम्र थी तब तुमने देखा नहीं, अब ध्यान दे रहे हो। ओ नेहा, तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले बैठी। ये सब संयोग की बातें हैं। उसका कटाक्ष समझकर अमित बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे घर कब बुला रहे हो? तुम्हारी पत्नी से मिलने का बहुत मन है। मैं भी तो देखूं वह कैसी है जिसके लिए तुमने कॉलेज में कई लड़कियों के दिल तोड़े थे। अमित चुप हो गया। थोड़ी देर अपने अपने कारणों से दोनों चुप रहे। फिर नेहा ही चुप्पी तोड़ती हुए बोली, लगता है घर नहीं बुलाना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस दिन भी फुर्सत हो फ़ोन कर देना, उस दिन का डिनर घर पर साथ करेंगे। ठीक है। फिर अगले काफ़ी दिनों तक नेहा बहुत बिजी रही। नया नया काम संभाला था। जब फुर्सत मिली तो एक रविवार को उसने फ़ोन कर दिया, आज शाम को आ रही हूँ तुम्हारे घर, कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं, तुम आ जाओ, डिनर साथ करेंगे। शाम को नेहा पहुँच गई। उस दिन तो वह और दिनों से भी ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर लग रही थी। अमित को उसे रेखा से मिलाते हुए भी शर्म आ रही थी। फिर खुद को ही धिक्कारने लगा कि क्या सोच रहा है वह।
तभी रेखा हॉल में आ गई। रेखा, यह है नेहा, मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। रेखा का परिचय कराते हुए अमित ने नेहा के चेहरे के भाव साफ पढ़ लिए। वह जैसे कह रही हो कि यही है वह जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया था। वह थोड़ी देर तक हैरानी से रेखा को देखती रही। बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? रेखा की आवाज़ सुनकर वह चौकन्नी हुई। रेखा और नेहा की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दोनों की बातचीत में भी कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए ज़्यादा बातें अमित व नेहा के बीच ही होती रही। पर साफ दिल रेखा ने इसे अन्यथा नहीं लिया। खाना खाकर नेहा जाने लगी तो अमित कार की चाबी उठाते हुए बोला, रेखा, मैं नेहा को घर छोड़कर आता हूँ। अपने अपने झंझावतों में उलझे अमित व नेहा कार में चुप रहे थे। तभी अमित अचानक बोल पड़ा, नेहा, रेखा पहले बहुत खूबसूरत थी, पर उसे न सजने संवरने, न पहनने ओढ़ने और ना ही पढ़ने लिखने का शौक़ है। किसी भी बात का शौक़ ही नहीं रहा उसे। नेहा ने जवाब दिया। बहुत कोशिश की उसे बदलने की, बहुत समझाया, पर वह समझती ही नहीं। थक हार कर मैं भी चुप हो गया। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है अमित? नेहा का स्वर इतना थका था जैसे मीलों की दूरी तय करके आया हो। अमित उसके थके स्वर की मतलब को समझ रहा था। वह चुप हो गया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर एकाएक नेहा बोली, बातों से समझाकर नहीं मानती तो कुछ करके समझाओ। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी तब तक नहीं समझेगी। जब तक कुछ खो देने का डर नहीं होगा तब तक कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगी। अमित चुप रहा। नेहा की बात कुछ समझा, कुछ नहीं। तभी उसने कार एक जगह रोक दी। यहाँ कहाँ रोक दी कार? आइसक्रीम खाने के लिए। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, और वह भी आइसक्रीम पार्लर में खाना। तुम्हें याद है अभी तक? नेहा संजीदगी से बोली। हाँ, क्यों नहीं, दोस्तों की आदतें भी कोई भूलता है क्या? चलो उतरो, अमित कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। दोनों उतरकर आइसक्रीम पार्लर में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि काफ़ी समय हो गया है। फिर नेहा को छोड़कर जब अमित घर पहुंचा तो रेखा उसके इंतज़ार में चिंतित सी बैठी थी। उसे देखते ही बोली, बहुत देर कर दी, मोबाइल भी आप घर भूल गए थे। हाँ, देर हो गई, दरअसल आइसक्रीम खाने रुक गए थे। नेहा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो हमेशा घर पर रहती है, घर पर ही खिला देते। रेखा का स्वर हमेशा से अलग कुछ झुंझलाया हुआ था। अमित ने चौंक कर रेखा के चेहरे पर नज़र डाली। उसके स्वभाव के विपरीत हल्की सी ईर्ष्या की छाया नजर आई तो बोला, उसे आइसक्रीम पार्लर में ही खाना पसंद है। फिर बातचीत में भी देरी हो गई और फिर कपड़े बदलने लगा। रेखा थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। कपड़े बदलकर अमित भी बिस्तर पर लेट गया। नींद उसे भी नहीं आ रही थी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि हमेशा लेटते ही घोड़े बेचकर सो जाने वाली रेखा आधी रात तक करवटें बदलती रही। अमित को नेहा की बात याद आ गई। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी, कुछ खोने का डर नहीं होगा, तब तक कुछ पाने की भी कोशिश नहीं करेगी। अब अमित अक्सर ऑफिस से घर आने में कुछ देर करने लगा। कभी उससे कुछ भी ना पूछने वाली रेखा अब कभी कभी उससे देर आने का कारण पूछने लगी। वह भी लापरवाही से जवाब दे देता। नेहा को कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके साथ चला गया। उसके पति तो यहाँ पर है नहीं अभी। और फिर रेखा के चेहरे के भाव देखना नहीं भूलता। वह देखता कि नेहा का नाम सुनकर रेखा का चेहरा स्याह पड़ जाता। पति पत्नी के बीच के उस महीन के अदृश्य अधिकार सूत्र को उसने कभी पकड़ा ही नहीं था। अब अक्सर यही होने लगा। अमित किसी न किसी कारण से देर से घर आता। छुट्टी वाले दिन भी निकल जाता, कभी कभी शाम को भी निकल जाता और खाना खाकर घर पहुंचता। रेखा के पूछने पर कह देता कि नेहा के साथ था। रेखा कसमसा जाती, कुछ कह नहीं पाती। खुद की तुलना नेहा से करने लगती। कब कहाँ किस मोड़ पर छोड़ दिया उसने पति का साथ। वह आगे निकल गया और वहीं पर वहीं खड़ी रह गई। वह
वापस आकर अमित मुंह फेर कर सो जाता और वह तकिए में मुंह गड़ाए आंसू बहाती रहती। ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। उसने इस नज़र से कभी सोचा ही नहीं अमित के लिए। अमित को खो देने का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। मन में तो आंसू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर, बच्चे, सास ससुर की सेवा, घर का काम और पति की देखभाल, जीवन यही तक सीमित कर लिया था उसने। पति इसके अलावा भी कुछ चाहता है, इस तरफ तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। रेखा छटपटा जाती। दिल करता झंझोड़ कर पूछे अमित से, क्यों कर रहे हो ऐसा? नेहा क्या लगती है तुम्हारी? पर पता नहीं क्यों कारण जैसे उसकी समझ में आ रहा था। नेहा के व्यक्तित्व के सामने वह अपने आप को बौना महसूस कर रही थी। एक दिन रविवार को रेखा तैयार होकर घर से निकल गई। नेहा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी घंटी बज उठी। नेहा ने दरवाज़ा खोला तो रेखा को खड़ा देख वह चौंक गई। पूछा, रेखा तुम यहाँ इस समय? अमित कहाँ है? वे घर पर नहीं थे, मैं तुमसे मिलने आई हूँ नेहा। रेखा सहमी हुई सी बोली। रेखा के बोलने के अंदाज पर नेहा को उस पर दया सी आ गई। हाँ हाँ रेखा, अंदर आओ ना। वह उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर ले आई। बैठो रेखा। थोड़ी देर चुप रही। कभी उसका चेहरा देखती तो कभी नीचे देखने लगती, जैसे तोल रही हो कि क्या बोले और कैसे बोले। रेखा घबराओ मत, खुल कर बोलो, क्या काम है मुझसे? वह आजकल अमित कुछ बदल से गए हैं। बोलते बोलते वह हकलासी गई। जब से तुम आई हो। सुनकर नेहा जोर से हंस पड़ी। अक्सर घर से गायब रहने लगे हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम तो शादीशुदा हो नेहा, मुझसे मेरा पति मत छीनो। नेहा हंसते हंसते चुप हो गई। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, तुम्हारा पति मैंने नहीं छीना रेखा, तुमने खुद उसे अपने आप से दूर कर दिया है। मैंने कैसे कर दिया है? वे आजकल तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ पिक्चर जाना, तुम्हें शॉपिंग कराना, तुम्हारे साथ घूमना। न बच्चों पर ध्यान देते हैं न घर पर। रेखा, सबसे पहले तो इस बात का विश्वास करो कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले हो जाता, तब तुम अमित की ज़िंदगी में ना होती। हम दोनों के बीच दोस्ती से अधिक कुछ नहीं। वह कभी कभी मेरी मदद के लिए ज़रूर आता है, पर हमेशा मेरे साथ नहीं होता। फिर कहाँ जाते हैं? अब यह तो अमित ही जाने कि वह कहाँ जाता है, लेकिन क्यों जाता है यह मैं समझ सकती हूँ। क्यों जाते हैं? रेखा अचंभित सी नेहा को देखती हुई बोली। रेखा, शिक्षा का मतलब डिग्री लेना ही नहीं होता, नौकरी करना ही नहीं होता। एक गृहिणी होते हुए भी तुमने ऐसा कुछ किया जो सिर्फ खुद के लिए किया हो। अब वह ज़माना नहीं रहा रेखा, जब कहते थे कि पति के दिल पर राज करना है तो पेट से रास्ता बनाओ, मतलब कि अच्छा खाना बनाओ। अब सिर्फ खाना बनाना ही काफ़ी नहीं है। अच्छा खाना बनाना आए या ना आए, पर पति के दिल को समझना ज़रूर आना चाहिए। अब एक गृहिणी की प्राथमिकताएं भी बहुत बदल गई हैं। क्यों नहीं तुमने खुद को बदला समय के साथ? कभी अमित की बगल में खड़े होकर देखा है खुद को? अमित एक खूबसूरत, उच्च शिक्षित व सफल पुरुष है, और तुम खुद कहाँ हो? न तुमने अपनी शिक्षा बढ़ाई, न तुमने अपने रखरखाव पर ध्यान दिया, न पहनावे पर, न अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने पर। तुम्हारा उच्च शिक्षित पति तुम्हारे साथ आखिर बात भी करे तो किस टॉपिक पर? वह समय अब नहीं रहा रेखा जब उच्च शिक्षित पतियों की पत्नियां अनपढ़ भी हुआ करती थी। नेहा थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं है। एक शिक्षित, स्मार्ट, सामान्य ज्ञान से भरपूर, अंदर बाहर के काम संभालने वाली गृहिणी भी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने की ताकत रखती है। पर तुमने किचन से बाहर निकलकर खुद के बारे में कभी कुछ सोचा हो तब तो? क्या अमित का दिल नहीं करता होगा कि उसके दोस्तों की बीवियों की तरह उसकी पत्नी भी स्मार्ट व शिक्षित दिखे? इतना वजन बढ़ा लिया है तुमने, इस बेडोल शरीर को ढूंढना तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम अच्छी पत्नी तो बनी रेखा, पर अच्छी साथी ना बन सकी अपने पति की। सोचो रेखा, कई लड़कियों को ठुकरा कर
अमित ने तुम्हें पसंद किया था। कहाँ खो गई वह रेखा जिसे वह दीवानों की तरह प्यार करता था। नेहा की बातें सुनकर रेखा को याद आने लगा कि ऐसा कुछ अमित भी कहता था। कई तरह से कई बातें समझाना चाहता था, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अमित की बातें कभी समझ में नहीं आई, पर नेहा की बातें उसके कहने के अंदाज में समझ में आ रही थी। नेहा उसे चुप देखकर फिर बोली, रेखा, आज यह बात स्त्रियों पर ही नहीं पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होती है। स्मार्ट और शिक्षित स्त्री भी अपने पति में यही सब गुण देखना पसंद करती है। बड़ी उम्र की महिलाएं भी आज अपने प्रति उदासीन नहीं हैं, वे अपने रखरखाव के प्रति सजग हैं। बेडौल पति तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, फिर पुरुष की तो यह फितरत है। तो अब मैं क्या करूँ नेहा? रेखा हताश सी बोली, करना चाहोगी तो सब कुछ आसान लगेगा। पहले तो घर के पास वाला जिम ज्वाइन कर लो, तरह तरह के पकवान बनाना थोड़ा कम करो, रोज़ का अखबार पढ़ो, टीवी पर समाचार सुनो, बाहर के हर कार्य के लिए बेटे और अमित पर निर्भर मत रहो, खुद करो। इन सब बातों से विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ने से व्यक्तित्व निखरता है और व्यक्तित्व निखरने से पति पर अधिकार भावना खुद आ जाएगी। नेहा की बात सुनकर रेखा खुद में गुम हो गई। फिर खुद से एक वादा सा करते हुए बोली, मुझे माफ़ करना नेहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज ही से तुम्हारी बातों पर अमल करूंगी। बस एक बात की उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी मेरी यह मुलाकात अमित को कभी पता न चले, कभी पता नहीं चलेगी। मुझ पर विश्वास करो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी कारण से तुम दोनों के बीच दूरी आए। हमारी यह मुलाकात मेरे सीने में दफन हो गई। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। रेखा घर आ गई। घर लौटते ही जिम में बात करती आई। 4 महीने का पैकेज था। जिम चलाने वाले ने सर्तियाँ 15 किलोग्राम वजन घटाने का वादा किया था। उसने एक डाइट चार्ट भी दिया कि उसे सख्ती से इसका पालन करना होगा। अमित से बिना कुछ बोले रेखा अपने अभियान में जुट गई। सच है, कोई कितना भी बदलना चाहे, किसी को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई खुद न बदलना चाहे। अब रेखा का नियम बन गया था, रोज़ अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार सुनना। उसने अखबार वाले से कई पत्रिकाएं भी लगा ली थीं। घर की साफ सफाई और पकवान बनने कुछ कम हो गए थे, पर किसी के जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अलबत्ता रेखा की ज़िंदगी बदलने लगी थी। अब वह अक्सर किसी न किसी काम से घर से निकल जाती। इससे खुद को तरोताज़ा महसूस करती। बाहर के काम खुद करने से उसे संतुष्टि महसूस होती, जिससे उसमें आत्मविश्वास आना शुरू हो गया था। अमित उसमें धीरे धीरे आने वाले परिवर्तन को देख रहा था, पर सोच रहा था कि थोड़े ही दिन की बात है, जो उसकी बेरुखी की वजह से शायद रेखा में आ गया हो। थोड़े दिनों में अपने फिर पुराने ढर्रे पर आ जाएगी। लेकिन रेखा अपनी इस दिनचर्या पर कायम रही। 4-5 महीने होते होते रेखा का वजन 15 किलोग्राम कम हो गया। बदन के उतार चढ़ाव की प्रखरता फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। चेहरे की चर्बी घटकर कसाव आने से चेहरा कांतिमय हो गया। बड़ी बड़ी झील सी आँखें, जो चर्बी बढ़ने से छोटी हो गई थी, फिर से अपनी गहराई नापने लगी। वह रेखा को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुनता तो उसे रेखा के लहजे व बातचीत पर हैरानी होती। उसकी बातचीत का अंदाज तक बदल चुका था। एक दिन उसने पार्लर जाकर अपने पूंछ जैसे बाल भी कटवा लिए। कंधों तक लहराते बालों में जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो खुद को ही पहचान नहीं पाई। उसने कटे बालों को रबड़ बैंड से बांधा और घर आ गई। दूसरे दिन उन्हें सपरिवार मामा जी के घर जाना था। बच्चे तैयार होकर बाहर निकल गए थे। अमित भी तैयार होकर बाहर निकला। कार बैक करके खड़ी की और रेखा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद रेखा को देर करते देख वह उसे बुलाने अंदर चला गया। कहाँ हो रेखा? कितनी देर लगा रही हो? जल्दी करो, देरी हो रही है। कहता हुआ वह बेडरूम में चला गया। उसने देखा चूड़ीदार सूट पहने एक सुंदर व स्मार्ट सी युवती
अपने कंधों तक लहराते बालों पर कंघी फेर रही थी। रेखा, आवाज़ सुनकर रेखा ने पलट कर देखा। रेखा, यह तुम हो? अमित उसे खुशी मिश्रित आश्चर्य से देख रहा था। उसे सामने देखकर रेखा ऐसे शर्मा रही थी जैसे कल ही शादी हुई हो। अमित उसके करीब आ गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि यह तुम हो। तुम्हें देखकर तो पहले के दौर में मैं पहुंच गया। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। वह उसकी झील सी गहरी आंखों में डुबकी लगाते हुए बोला। चलो हटो, ऐसे ही बोल रहे हो। बहुत सताया है आपने मुझे। सच कह रहा हूँ रेखा, प्यार तो मैं तुम्हें हमेशा ही करता था, पर पति पत्नी को एक दूसरे को प्यार करने के लिए प्यार के माध्यम कभी कम नहीं होने देने चाहिए। वह उसे बाहों में कसते हुए बोला। आज तो दिल बहकने को कर रहा है। मुझे माफ़ कर दो अमित, मैंने आपकी बातें समझने में बहुत देरी कर दी। कोई बात नहीं, आखिर समझ तो गई ना। खिलखिलाती हुई रेखा ने अपनी बाहें अमित के गले में डाल दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।